हेलो वेलकम बैक पॉइंटर्स ऑल कॉन्सेप्ट्स। ये वीडियो एक कंपाइलेशन है पॉइंटर्स से रिलेटेड सारे ही वीडियोस का, जिसमें पॉइंटर से रिलेटेड आपको सारे ही कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, इससे आपको पॉइंटर्स की वर्किंग विथ एग्जांपल बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। तो पॉइंटर्स को हम पढ़ रहे हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाया था जिसमें मैंने पॉइंटर को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था। इस वीडियो में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिस्ट आउट किया हुआ है जिसे हम रूल्स का नाम देंगे। तो इन रूल्स को आपको पॉइंटर्स को यूज़ करने के टाइम पे हमेशा याद रखना है, इससे आपको पॉइंटर्स में कभी गलती नहीं होगी। वन बाय वन हम इन रूल्स को समझेंगे विथ एग्जाम्पल। जहाँ पे प्रोग्राम की आवश्यकता होगी हम उसे प्रोग्राम की मदद से समझेंगे। चलिए, सबसे पहली एक जो बेसिक डेफिनेशन होती है कि पॉइंटर क्या है। एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल है। स्पेशल टाइप का वेरिएबल जो क्या करता है, इट इज़ डिज़ाइंड टू स्टोर ओनली एड्रेस, जो कि सिर्फ एड्रेस को स्टोर करेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना कि पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल है जो कि सिर्फ एड्रेस को स्टोर करता है एज अ वैल्यू। अब इसके आगे हम समझेंगे पॉइंटर्स के बारे में और बातें। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास ये है कि बिफोर यूजिंग इट शुड बी डिक्लेयर। वेरी सिंपल पॉइंट, जैसे कि हम इंटीजर एक्स नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं। अगर हम ये वेरिएबल ना बनाएं और हम उसे डायरेक्टली प्रोग्राम में कहीं यूज़ करते हैं तो हमें एरर शो होगा। क्यों? क्योंकि डिक्लेयर ही नहीं किया है। तो सिमिलरली आपने इंटीजर एक्स बनाया, देन आपने एक्स में कुछ वैल्यू डाल दी और आपने पी में एड्रेस ऑफ एक्स ऐसा कुछ लिख दिया, तो देयर विल बी एरर। और उसके बाद आपने इंटीजर पॉइंटर पी डिक्लेयर किया, यानी पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया, तो दिस इज़ नॉट डन, ये नहीं हो सकता। ठीक है, सो इससे ये पता चलता है कि हमें बिफोर यूजिंग पॉइंटर इट शुड बी डिक्लेयर, यानी पॉइंटर को यूज़ करने से पहले हमें इसे डिक्लेयर करना है। अब इसे क्यों बोल रहे हैं हम, इसे एग्जीक्यूट भी करके देखते हैं। देखिए, वही प्रोग्राम बना हुआ है। हमने इंटीजर एक्स नाम का एक वेरिएबल बनाया हुआ है और उसको 10 से इनिशियलाइज कर दिया है। देन हमने पी, जिसको हम मान रहे हैं कि एक पॉइंटर वेरिएबल है, और उसमें हमने एक्स का एड्रेस जो है उसे असाइन कर दिया है। ठीक है, और उसके बाद हम पी को एज अ पॉइंटर वेरिएबल इंटीजर टाइप का जो है उसे डिक्लेयर कर रहे हैं। तो क्या ये एग्जीक्यूट होगा? बताइए, नहीं होगा। चलिए इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। हियर वी हैव GCC C। आप यहाँ देख सकते हैं एरर P इज़ अनडिक्लेयर्ड। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है कि अगर आप पॉइंटर वेरिएबल का यूज़ कर रहे हैं तो उसको सबसे पहले उसका डिक्लेरेशन ज़रूरी है। ठीक है, आपको डिक्लेयर करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। पॉइंटर कैन स्टोर एड्रेस ऑफ ओनली सिमिलर टाइप ऑफ वेरिएबल्स। इट मीन्स इंटीजर टाइप का वेरिएबल है तो इंटीजर टाइप का ही जो आपका पॉइंटर है वो होगा। ठीक है, फ्लोट है तो उसका जो पॉइंटर है वो भी फ्लोट ही होगा। आप ऐसा नहीं कर सकती, आपने इंटीजर एक्स बनाया, देन फ्लोट पॉइंटर बनाया, एक फ्लोट पॉइंटर पी बनाया, और उसके बाद आपने उसको पी यानी पॉइंटर में एड्रेस ऑफ एक्स असाइन कर दिया। ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या होता है इससे। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव सी। यहाँ पे हमने एक इंटीजर एक्स यानी इंटीजर टाइप का एक पॉइंटर है जिसका नाम है एक्स, और फिर हमने एक फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल बनाया है वाई, उसको हमने 4.5 एज अ वैल्यू से इनिशियलाइज किया हुआ है। देन हम एक्स में जो कि एक पॉइंटर वेरिएबल है उसमें फ्लोट टाइप के वेरिएबल का एड्रेस पास कर रहे हैं। ठीक है, पहले हम इस टर्मिनल को क्लोज करते हैं। यहाँ पे आप देखिए वाई का एड्रेस हम एक्स में पास करते हैं, तो क्या ये एग्जीक्यूट होगा? चलिए इसी भी रन करते हैं। सी, वार्निंग, असाइनमेंट फ्रॉम इनकम्पैटिबल पॉइंटर टाइप, और ये स्पेस भी बता रहा है। देखो यहाँ पे क्या असाइन हो रहा है, एक फ्लोट टाइप का एड्रेस जो है वो इंटीजर टाइप के पॉइंटर वेरिएबल में हम असाइन कर रहे हैं, विच इज़ नॉट अलाउड। ओके, इससे हमें रूल 2 समझ में आया। नाउ आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव द वैल्यू ऑफ वेरिएबल कैन नॉट बी असाइन टू पॉइंटर। इसका मतलब ये है कि अगर आपने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया हुआ है, उसको हमने 10 से इनिशियलाइज कर दिया, ध्यान से देखेंगे, और उसी टाइप का हमने एक पॉइंटर भी बनाया हुआ है। ठीक है, सॉरी, इसी टाइप का एक पॉइंटर बना हुआ है। नाउ पॉइंटर में एड्रेस जाना चाहिए, तो अगर आपने p असाइन बाय x कर दिया तो दिस इज़ नॉट अलाउड, क्योंकि p एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एड्रेस आप स्टोर कर सकते हैं।
ठीक है, चलिए इसे भी एग्जीक्यूट करके देखते हैं कैसा होता है। सो वी हैव रूल नंबर 3 हियर। यहाँ पर हमने देखे इंटीजर पॉइंटर x और y में हमने 4 से इनिशियलाइज कर दिया। हमने सिंगल लाइन में डिक्लेरेशन परफॉर्म किया है क्योंकि दोनों ही टाइप सेम है, ठीक है। देन हमने y को x में असाइन कर दिया, तो दिस इज़ नॉट अलाउड। अगेन हम इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या ये होगा। देखिए, वार्निंग, असाइनमेंट मेक्स पॉइंटर फ्रॉम इंटीजर विदाउट अ कास्ट। कास्ट करना एक तरीका होता है जिसमें हम टाइप कास्टिंग करते हैं, किसी दूसरे टाइप के वेरिएबल को हम जिसमें असाइन कर रहे हैं उसमें कास्ट कर देते हैं। ये एक प्रोसेस होती है, ये भी एक फीचर है सी का जो आप कर सकते हैं, हम आगे देखेंगे, ठीक है। जैसे कि रैपर क्लासेस होती हैं, ओके, तो ये भी नहीं हो सकता है ना, डायरेक्ट आप वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, यू कैन ओनली असाइन एड्रेस, ठीक है। तो ये आप साथ में नोट कर रहे हैं तो अच्छी बात है, और अगर आपको ये चीज़ समझ में आ जा रही है इन वन गो तो ये बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ़ पॉइंटर वेरिएबल इज़ नॉट इनिशियलाइज्ड देन गार्बेज वैल्यू इज स्टोर्ड इन इट। यानी कि अगर आपने पॉइंटर वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं किया है, मतलब आपने उसमें किसी का एड्रेस नहीं डाला है, तो और भी एक तरीका होता है इनिशियलाइज करने का, वो आगे वाले रूल में हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो भी यानी उसमें फिर वैल्यू जो होगी वो गार्बेज वैल्यू होगी, ठीक है। इसे हम इसका प्रोग्राम से ही देखते हैं डायरेक्ट। देन वी हैव रूल 4। देखिए यहाँ पर इंटीजर पॉइंटर p, हमने इसको कुछ इनिशियलाइजेशन नहीं किया, इट मीन्स हमने इसमें किसी का एड्रेस पास नहीं किया है और हम डायरेक्टली इसकी वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या आउटपुट रहेगा इसका। देखिए एग्जीक्यूट तो हो गया, लेकिन आउटपुट क्या आता है देखते हैं। एग्जीक्यूट इसलिए हुआ क्योंकि इसमें एरर एज सच कोई नहीं है, यहाँ पर बग है, एरर नहीं है, ओके। बग इज़ द कॉज ऑफ एरर, बग इज़ नॉट एरर, ठीक है। नाउ सी, ये हमने एग्जीक्यूट किया। नाउ वैल्यू ऑफ p, ये सब रैंडम नंबर है, तो जो ये रैंडम नंबर आ रहा है दिस इज़ द गार्बेज वैल्यू बोलेंगे, क्योंकि वी डोंट नो कि ये किसको पॉइंट कर रहा है, ये है ना, ये किस मेमोरी लोकेशन का है, और वो मेमोरी लोकेशन हमारी यूज़ की भी नहीं है क्योंकि हमने अभी यहाँ पे कुछ स्पेसिफाई ही नहीं किया हुआ है, ठीक है। सो अगर आपने किसी पॉइंटर वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं किया है देन इट कंटेन्स द गार्बेज वैल्यू। इससे बचने के लिए क्या करना है वो आगे आने वाले पॉइंट्स में आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव, इन अ पॉइंटर वेरिएबल न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स कैन नॉट बी असाइन। यानी आप डायरेक्टली कोई नंबर जो न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स होते हैं जैसे 1 2 3 4 5 जो भी नंबर हो वो आप ऐसे असाइन नहीं कर सकते। सपोज आपने इंटीजर पॉइंटर p डिक्लेयर किया एंड देन आपने p में एज अ 5 जो कि कॉन्स्टेंट है, इट इज़ अ कॉन्स्टेंट वैल्यू, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। देखते हैं करके। सी, यहाँ पर इंटीजर पॉइंटर p बनाया हुआ है, इंटीजर पॉइंटर p यानी p नाम का एक पॉइंटर वेरिएबल है जो कि इंटीजर टाइप का है। देन नेक्स्ट लाइन में, नेक्स्ट स्टेटमेंट में हम क्या कर रहे हैं, p इज असाइंड विथ अ कांस्टेंट 10 और फिर हम उसकी वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। क्या ये होगा, लेट अस सी। सी, एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ बिकॉज दिस इज नॉट अलाउड, दिस इज एन एरर, ओके। असाइनमेंट मेक्स पॉइंटर फ्रॉम इंटीजर विदाउट अ कास्ट, क्योंकि यहाँ पर हमें एड्रेस पास करना चाहिए था, बिकॉज पॉइंटर कैन ओनली होल्ड एड्रेस एज अ वैल्यू ऑफ सेकेंड एनी अदर सिमिलर टाइप ऑफ वेरिएबल, ठीक है। तो आप डायरेक्टली कांस्टेंट पास नहीं कर सकते, तो रिमेंबर दिस। आगे चलते हैं। द वैल्यू ऑफ वन पॉइंटर कैन बी असाइन टू अनदर पॉइंटर, यानी सपोज इंटीजर पॉइंटर p देन कॉमा देन पॉइंटर q सॉरी एंड देन x में हमने डाल दिया है 10। नाउ p में हमने x का सॉरी एड्रेस ऑफ x डाला है, तो x का एड्रेस p में चला गया। सो नाउ p क्योंकि पॉइंटर वेरिएबल है उसमें एड्रेस है, सो हम क्या कर सकते हैं, q में डायरेक्टली p को पास कर सकते हैं, ये आपको याद रखना है। दिस इज दोनों ही पॉइंटर वेरिएबल्स हैं, तो एक पॉइंटर वेरिएबल की वैल्यू को डायरेक्टली आप यहाँ पर देखिए, द वैल्यू ऑफ वन पॉइंटर कैन बी असाइन टू अनदर पॉइंटर। इसे भी एग्जीक्यूट करके देखेंगे तो ही समझ में आएगा कि ऐसा होता है कि नहीं। सो रूल 6 वी हैव, सी, इंटीजर x देन पॉइंटर p एंड देन पॉइंटर q। 3 वेरिएबल्स हैं जिनमें से 2 हमारे पॉइंटर वेरिएबल्स हैं। x में हमने 10 असाइन किया हुआ है, देन x के एड्रेस को p में असाइन कर दिया, मीन्स p इज पॉइंटिंग टू x नाउ, ठीक है। और उसके बाद हमने q में p की वैल्यू डाल दी, p में क्या है, x का एड्रेस,
तो इसको आप ऐसे समझिए, देयर इज़ x, इसमें 10 है, इसका कुछ एड्रेस है। ओके, नाउ एक p पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है, एंड अगेन एक q जो है वो भी एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है। सो p में हमने पहले एड्रेस डाल दिया था, दिस इज पॉइंटिंग टू q, लेकिन हमने p को q में डाल दिया है, तो नाउ अगेन x को पॉइंट करने वाले दो पॉइंटर वेरिएबल्स हैं जो है p एंड q। ओके, तो दिस इज़ पॉसिबल कि आप एक पॉइंटर की वैल्यू को दूसरे पॉइंटर वेरिएबल में आप असाइन कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। जस्ट अ मिनट, आगे चलने से पहले हम इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट जो लाइन है यहाँ पर प्रिंटफ जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ x एंड वैल्यू ऑफ x दो स्टेटमेंट लगा रहे हैं, जिनमें से एक वैल्यू हम ले रहे हैं p से, p जिसको पॉइंट कर रहा है, दूसरी हम ले रहे हैं q जिसको पॉइंट कर रहा है। तो क्योंकि यहाँ पे हमने p की वैल्यू को q में असाइन कर दिया है और p की वैल्यू क्या थी, एड्रेस ऑफ x, मतलब अब p और q दोनों ही x को पॉइंट कर रहे हैं, तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 10 और दूसरा भी वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 10, बिकॉज दोनों ही पॉइंटर जो हैं वो x को पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, लेट अस रन दिस प्रोग्राम। रूल 6 perfectly executed, now perfectly compiled, sorry. See, value of x is 10, one is coming from this pointer q and another is coming from p। ठीक है, तो इससे ये क्लियर हुआ कि ये जो असाइनमेंट है यहाँ पे कोई एरर नहीं होगा, बिकॉज दिस इज वैलिड इन सी प्रोग्रामिंग कि आप किसी एक पॉइंटर वेरिएबल की जो वैल्यूज हैं उनको दूसरे पॉइंटर वेरिएबल में, सिमिलर टाइप के पॉइंटर वेरिएबल में आप असाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। We have for working on pointers address operator and indirection operator should be carefully used। यानी कि देखिए अब इंटीजर पॉइंटर, ये स्टार वाला इंडिरेक्शन ऑपरेटर ये होता है, ये वाला दिस इज इंडिरेक्शन ऑपरेटर, एंड ये जो है दिस इज एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। ठीक है, ये हम कब यूज़ करते हैं, जब हम जैसे इंटीजर, इसी को ले लीजिए, इंटीजर पॉइंटर x बनाया हुआ है और हमने एक इंटीजर p बनाया हुआ है। p इज़ अ नॉर्मल वेरिएबल, x इज़ अ पॉइंटर टाइप ऑफ वेरिएबल। तो हम x में एड्रेस ऑफ p, जब हम एड्रेस पास करते हैं किसी वेरिएबल का, तो हम एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, दिस वन। ओके, और जब हमको वैल्यू डायरेक्ट चाहिए, फॉर एग्जांपल प्रिंटफ में हम जैसी बात करते हैं, अगर आपने प्रिंटफ स्टेटमेंट में पॉइंटर का यूज़ किया, पॉइंटर स्लाइड का ये सारा ही डिलीट करते हैं। सी इंटीजर पॉइंटर p और ये एक x हमने नॉर्मल वेरिएबल बनाया हुआ है, x असाइन किया 10 और देन p में हमने डाल दिया एड्रेस ऑफ x। ठीक है, और फिर हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट ले रहे हैं। इस प्रिंटफ स्टेटमेंट में यहाँ पे हम प्रिंट कराएंगे, एक तो वैल्यू प्रिंट कराएंगे। अगर आप वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हैं ऐसे d, सो यू हैव पॉइंटर p अगर आप लिखेंगे यहाँ पर तो क्या होगा, पॉइंटर p अगर आप यहाँ लिखेंगे तो p जिसे पॉइंट कर रहा है, सी इस ये जो लाइन है, ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये इसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, p इज़ अ पॉइंटर वेरिएबल, x इज़ अ नॉर्मल इंटीजर टाइप ऑफ वेरिएबल, x में हमने 10 डाला हुआ है। अब ये जो x है, ये जो x है इसका कुछ एड्रेस है और ये एड्रेस हमने पास किया हुआ है p में, सो p के पास है ये 111 और p इज़ पॉइंटिंग टू x। ठीक है, तो अगर हमने यहाँ पर ये पॉइंटर x लिखा हुआ है, इट मीन्स इसका आउटपुट आएगा 10, क्योंकि p जिसे पॉइंट करता है। और अगर आप नेक्स्ट प्रिंटफ स्टेटमेंट में अगर आप यहाँ पर सिर्फ p लिखते हैं तो देन यू विल हैव वैल्यू, जो वैल्यू है वो भर आएगी, और p की वैल्यू क्या है, x का एड्रेस। ठीक है, चलिए इसे भी एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सो इसे भी एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सी यहाँ पे वही किया हुआ है हमने, y में, y एक नॉर्मल वेरिएबल है और x जो है वो एक पॉइंटर वेरिएबल है। तो एक y को हमने पहले 10 से इनिशियलाइज कर लिया और x में y का एड्रेस डाल दिया है। ना जो प्रिंटफ स्टेटमेंट्स हैं उसमें हम दो चीज़ें प्रिंट कर रहे हैं, वैल्यू और एड्रेस। तो यही आपको समझना है कि एक तो देखिए ये जो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है उससे तो आप एड्रेस को आप किसी पॉइंटर वेरिएबल में आप असाइन कर रहे हैं। ठीक है, देन ये जो इंडिरेक्शन ऑपरेटर है, इंडिरेक्शन ऑपरेटर को यूज़ करने से क्या होता है, यूज़ ना करने से क्या होता है। अगर आपको वैल्यू चाहिए, देखिए मैंने यहाँ पर आपको अभी बताया था कि अगर आप स्पेसिफाई करते हैं पॉइंटर x, इट मीन्स x जिसे पॉइंटर करता है।
एक्स जिसे पॉइंट करता है। और अगर आप सिर्फ एक्स लिखते हैं मीन्स एक्स की वैल्यू, ठीक है, एक्स जिसे पॉइंट कर रहा है मतलब कोई दूसरा वेरिएबल जो उसमें वैल्यू है उसकी बात हो रही है, और सिर्फ एक्स बोल रहे हैं मतलब एक्स में जो वैल्यू है यानी कि एड्रेस की बात हो रही है, ठीक है। सो अगर आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा, चलिए इसे एग्जीक्यूट करते हैं। सी वैल्यू ऑफ वाई 10 आ गया और एड्रेस ऑफ वाई ये हमारे पास ये वैल्यू जो भी एड्रेस है वो आ गया। क्यों आया, देखिए पॉइंटर एक्स लगाया मीन्स एक्स जिसे पॉइंट करता है उसकी वैल्यू मतलब वाई की वैल्यू, और वाई की वैल्यू क्या है 10, सो वी हैव वैल्यू 10। और यहाँ पे जब नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमने सिर्फ एक्स लिखा हुआ है मीन्स एक्स की जो वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू क्या है एड्रेस ऑफ वाई, सो यहाँ पर एड्रेस आ गया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इंडायरेक्शन ऑपरेटर और एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का यूज़ कैसे होता है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास पॉइंटर वेरिएबल कैन बी इनिशियलाइज बाय जीरो और नल। एक पॉइंट हमने पढ़ा था कि अगर आप पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर इनिशियलाइज नहीं करते हैं तो यू विल हैव गार्बेज वैल्यू, जो हमने देखा भी था कि कुछ रैंडम एड्रेस वैल्यू आ गई थी। तो अगर आप इंटीजर पॉइंट जो भी है इंडायरेक्शन ऑपरेटर पॉइंटर और इसको आप ऐसा या तो फिर पॉइंटर पी 0 ऐसा कुछ कर देते हैं आप, तो यू विल नॉट हैव गार्बेज वैल्यू। ऐसा बड़े प्रोग्राम्स में जब हम लिखते हैं तो बहुत हेल्पफुल होता है, गार्बेज वैल्यू नहीं होती और एरर नहीं आता है, क्योंकि अगर ज़ीरो और नल है तो एरर आने के या बग क्रिएट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीका है कि आप अपने प्रोग्राम में पॉइंटर्स को इनिशियलाइज कर सकते हैं। सो हियर वी हैव अ पॉइंट, ये देखिए हमने दो पॉइंटर बनाए हुए हैं, पॉइंटर एक्स जिसको हमने नल से इनिशियलाइज किया हुआ है और दूसरा पॉइंटर वाई जिसे 0 से इनिशियलाइज किया हुआ है। इसके अलावा आप किसी भी कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट नंबर, न्यूमेरिक कांस्टेंट जो है उनसे आप इनिशियलाइज नहीं कर सकते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसे भी एग्जीक्यूट कर लेते हैं। सी वी हैव 0, वैल्यूज आर 0, ओके, नो प्रॉब्लम, बिकॉज नल नल है तो 0 ही आएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। आई थिंक दिस इज़ द लास्ट रूल, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो यूज़ होते हैं, विच इज़ दिस वन इज़ इंक्रीमेंट एंड दिस वन इज़ डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब जब आप इनका यूज़ करेंगे तो पॉइंटर अरिथमेटिक्स कैसे वर्क करता है, वो वर्क करता है स्केल फैक्टर के अकॉर्डिंग। स्केल फैक्टर क्या होता है, स्केल फैक्टर इज़ द लेंथ ऑफ वेरिएबल यानी लेंथ ऑफ डेटा टाइप ऑन पर्टिकुलर मशीन, ओके। अगर आप 32 बिट मशीन की बात करें तो इंटीजर का टाइप होता है 2 बाइट्स। सो अगर आपने किसी पॉइंटर वेरिएबल को जैसे पॉइंटर वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया हुआ है और उसके बाद आपने p++ कर दिया, सपोज p में जो एड्रेस था वो था 111, सो p++ करने पर दिस एड्रेस विल बिकम 113 एज पर द स्केल फैक्टर। वैसे अगर आप फ्लोट की बात करते हैं, फ्लोट का क्या होता है 4 बाइट्स। सिंस मैं जिस मशीन पे वर्क कर रहा हूँ वो एक 64 बिट मशीन है, सो यहाँ पर क्या होगा ये हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखेंगे। ये देखिए पहले आप इस प्रोग्राम को देख लीजिए, यहाँ पर मैंने इंटीजर टाइप के 2 वेरिएबल बनाए हुए हैं। सबसे पहला तो एक पॉइंटर वेरिएबल है और दूसरा जो है आई, एक सिंपल वेरिएबल है जो कि हम फॉर लूप के कंट्रोल वेरिएबल के मतलब जो कि हमें लूप के थ्रू यूज़ करना है, लूप चलाने के लिए यूज़ करना है, जिसे हम कंट्रोल वेरिएबल बोलते हैं। और दूसरा एक है डबल, जिसको मैं डबल का पॉइंटर है, क्योंकि हम स्केल फैक्टर देख रहे हैं ना, पॉइंटर में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कैसे फॉलो होता है स्केल फैक्टर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर फॉर का हमने लूप चलाया हुआ है 0 से लेकर 5 तक के, और हम x++ y++ यानी इंटीजर टाइप के पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, देन डबल टाइप के पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, और हम प्रिंट कर रहे हैं एड्रेस ऑफ इंडेक्स यानी हर एक इंडेक्स का। जैसे i0 है तो x0 यानी कि जो करंट उसका एड्रेस है अभी वो प्रिंट करेगा, फिर उसके बाद नीचे आएगा x++ करेगा, उसको इंक्रीमेंट करेगा उसके स्केल फैक्टर के अकॉर्डिंग, फिर वैसे ही डबल के लिए करेगा क्योंकि हम सिंगल लाइन में प्रिंट कर रहे हैं। ये समझ लीजिए आप, एड्रेस ऑफ इंडेक्स x ये %d इज इक्वल टू %u। हाँ, अब ये जो %u एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो हम यूज़ करते हैं एड्रेस को प्रिंट कराने के लिए, ठीक है, ये आपको याद रखना। सो इस स्टेटमेंट के द्वारा हम एड्रेस ऑफ इंडेक्स फॉर
इंटीजर टाइप ऑफ पॉइंटर वेरिएबल जो इंक्रीमेंट करेगा इस फॉर लूप में 0 to 5, और एड्रेस ऑफ इंडेक्स विथ डबल, जो डबल जो हमने एक डेटा टाइप यूज़ किया हुआ है यहाँ पे पॉइंटर के लिए। तो अगर हम डबल टाइप के पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर रहे हैं तब स्केल फैक्टर क्या रहेगा और पॉइंटर कैसे इंक्रीमेंट होगा, ये हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। लेट अस रन दिस प्रोग्राम। दिस इज रूल 8। सी 0 to 5 यानी कि टोटल 6 वैल्यूज। चलिए अब सबसे पहले देखिए ये जो पार्ट है एड्रेस ऑफ इंडेक्स 0, इतना ये वाला पार्ट इसको समझिए। देखिए सबसे पहला जो एड्रेस वैल्यू आया है वो आया है, लास्ट के नंबर देखेंगे 436। उसके बाद यानी पहला प्रिंट किया है ना, इंक्रीमेंट करेगा, ओके, फिर नीचे आएगा। तो देखिए इंक्रीमेंट किया है तो क्या है ये एक्चुअली में, देखिए हमने पहले इंक्रीमेंट किया है और बाद में प्रिंट किया, मीन्स उसके आगे का एड्रेस शो कर रहा है। हम इसको अभी चेंज करके फिर से एग्जीक्यूट करेंगे। पहले आप स्केल फैक्टर को समझ लीजिए, 436, फिर एक इंक्रीमेंट हुआ x प्लस प्लस हुआ तो ये हो गया 440, फिर इंक्रीमेंट हुआ लूप चलने पर तो 444। अब देख रहे हैं 4 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब मैं जिस मशीन को यूज़ कर रहा हूँ उसमें इंटीजर का जो साइज़ है वो है 4 बाइट्स। वैसे यहाँ डबल की बात करें अगर, तो एड्रेस ऑफ इंडेक्स y0 में डबल का पहला जो है वो आ रहा है 8, फिर 8 का डबल हो रहा है 16, फिर 16 से 8 ज़्यादा हो रहा है 24, फिर 24 से इंक्रीमेंट हो रहा है तो 32 हो रहा है। मींस 8 बाइट का होता है इसमें डबल 64 बिट मशीन पर। अभी हम ये जो दो स्टेटमेंट्स हैं जहाँ पे हमने इंक्रीमेंट परफॉर्म किया है इसको हम डाल देते हैं आगे, तो हमें बेस वैल्यू जो है, बेस एड्रेस है वो मिल जाएगा। ठीक है, अब इसे वापस से एग्जीक्यूट करेंगे। सी अभी हमें बेस एड्रेस मिल गया जो कि था 432, उसके बाद 4 इंक्रीमेंट हुआ, देन 436 हुआ, देन 440 हुआ, 444, 448 एंड 452। वैसे यहाँ पे 0, फिर 8, फिर 16, फिर 8 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इस डबल को लॉन्ग डबल कर दूँ, लॉन्ग डबल, ओके, अब इसे मैं सेव कर देता हूँ। देन अगेन हम पहले इस टर्मिनल को बंद करते हैं और एग्जीक्यूट करेंगे इसे, तो देखते हैं क्या होता है। नाउ सी 12 बाइट्स का एक है लॉन्ग डबल, ओके, 12 बाइट्स का स्केल फैक्टर है, 12 बाइट्स की लेंथ हो गई लॉन्ग डबल की। तो 0 से 12, फिर 12 से 24 हुआ, 24 से 36, फिर 48 और फिर 60। तो ये पॉइंटर पे जब आप इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट परफॉर्म करते हैं तो वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो है वो स्केल फैक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। जैसे कि हम एक नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और उसके लिए पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उसमें एड्रेस पास करते हैं, तो वो पॉइंटर जो है उस वेरिएबल को पॉइंट करने लगता है। ठीक है, उसी तरीके से आप यहाँ पर जो फंक्शन होता है, फंक्शन को भी पॉइंट करा सकते हैं एक पॉइंटर के द्वारा। ठीक है, इसमें क्या देखिए, फंक्शन जब आप डिक्लेयर कर रहे हैं तो भाई फंक्शन भी तो कहीं ना कहीं स्पेस लेगा ही मेमोरी में, तो उसका भी कोई ना कोई तो एड्रेस होगा, तो फंक्शन तो पॉइंटर क्या है उसको भी पॉइंट कर सकता है। ठीक है, तो इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अ पॉइंटर कैन पॉइंट फंक्शन लाइक अदर वेरिएबल्स। ठीक है, इन दिस केस सिंटैक्स फॉर पॉइंटर डिक्लेरेशन विल बी ऐसा रहेगा। सबसे पहले आपको टाइप देना पड़ेगा उस पॉइंटर का, ये याद रखेंगे कि टाइप जो है पॉइंटर का वही होना चाहिए जो फंक्शन डिक्लेयर किया है उसका टाइप है। अब पॉइंटर नेम लिखना है, जैसे कि हम पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं तो हम इंडायरेक्शन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये जो लिखना कैसे है, सपोज एग्जांपल लेंगे हम, ये इंटीजर दे दिया टाइप, ठीक है, फिर एक पैरेंथेसिस देंगे, फिर पॉइंटर यानी इंडायरेक्शन ऑपरेटर लगाएंगे, फिर पी जैसे पॉइंटर में नेम हो गया, पैरेंथेसिस बंद करेंगे, फिर एक और सेट ऑफ पैरेंथेसिस यहाँ पे लगेगा। ये जो एक्स्ट्रा सेट ऑफ पैरेंथेसिस है ये दर्शाएगा कि ये क्या है, पॉइंटर टू फंक्शन। ओके, ये आपको याद रखना है, टाइप, फिर पैरेंथेसिस के अंदर में पॉइंटर और पॉइंटर का नेम, और फिर पैरेंथेसिस क्लोज होने के बाद में एक सेट ऑफ पैरेंथेसिस, ये बताने के लिए कि इट इज़ अ पॉइंटर टू फंक्शन। इसके एक प्रोग्राम से समझते हैं इसको। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर हमने ऊपर में एक फंक्शन डिक्लेयर किया हुआ है जो कि है वॉइड टाइप का, एंड फिर मेन से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। मेन बॉडी में हमने एक पॉइंटर टू फंक्शन
देखिए क्योंकि हमारा फंक्शन वॉइड टाइप का है इसलिए हमने पॉइंटर टू फंक्शन जो है वो भी वॉइड टाइप का ही यहाँ पर डिक्लेयर किया है। कैसे डिक्लेयर किया है, पहले पैरेंथेसिस के अंदर में इंडायरेक्शन ऑपरेटर और फिर पॉइंटर नेम और फिर बाद में एक सेट ऑफ पैरेंथेसिस, ये है पॉइंटर टू फंक्शन। नाउ जैसा हम ऐसा एड्रेस पास करते थे राइट, वैसे हम यहाँ पे क्या पास करेंगे, फंक्शन का नाम सिर्फ पास करेंगे तो वो जो पॉइंटर है वो उसे पॉइंट करने लगेगा, इट विल पॉइंट टू दैट फंक्शन। ठीक है, क्योंकि इस स्टेटमेंट में फंक्शन 1 को हमने पास कर दिया p में। ठीक है, मतलब p में p अब किसको पॉइंट कर रहा है, फंक्शन 1 को। अब हम सिर्फ क्या करना है, हमें पॉइंटर को यहाँ पर स्पेसिफाई करना है, फंक्शन पॉइंटर को। ठीक है, तो ये कॉल हो जाएगा, ये नहीं, ये क्या करेगा, आपने ये लिखा मतलब फंक्शन 1 कॉल हो गया। ठीक है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इतने पार्ट को आप रिप्लेस कर दीजिए फंक्शन 1 ऐसे, तो ये लिख रहे हैं आप, कंपाइलर इसको ये पढ़ेगा। क्यों, क्योंकि p जो है वो पॉइंट कर रहा है फंक्शन 1 को। सो नाउ जैसे ही ये स्टेटमेंट मिलेगा, मतलब ये जो हमने पॉइंटर देखा, पॉइंटर टू फंक्शन यहाँ पे स्पेसिफाई किया है एज अ स्टेटमेंट, तो ये जंप कर जाएगा फंक्शन की बॉडी में, क्योंकि p जो है वो पॉइंट कर रहा है फंक्शन 1 को। फंक्शन 1 का जो भी अंदर कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा और ये वापस रिटर्न करके एग्जिट कर जाएगा। ठीक है, इसे समझेंगे प्रोग्राम से। ये है वही प्रोग्राम जो अभी हमने देखा। यहाँ पर void p जो है पॉइंटर टाइप, void टाइप का एक पॉइंटर टू फंक्शन है और ये पॉइंट कर रहा है void टाइप के ही फंक्शन 1 को। ठीक है, सिमिलर है बिल्कुल। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे भी कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। ये पैरेंथेसिस जो लगा हुआ है ये दर्शाता है कि ये एक फंक्शन को पॉइंट करेगा। ठीक है, फंक्शन 1 को हमने पास कर दिया p में, इट मीन्स जो हमने फंक्शन पॉइंटर डिक्लेयर किया था, पॉइंटर टू फंक्शन, वो p जो है पॉइंटर वो अब पॉइंट कर रहा है फंक्शन 1 को। तो जब आप ये स्टेटमेंट लिखते हैं पॉइंटर p पैरेंथेसिस, तो ये इसका मतलब कि आपने फंक्शन को कॉल किया पॉइंटर की मदद से। ठीक है, पॉइंटर की मदद से आपने फंक्शन को कॉल कर लिया, फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा और फिर रिटर्न हो जाएगा। चलिए इसे एग्जीक्यूट करेंगे। सी, कोई एरर नहीं आया, इजीली एग्जीक्यूट हुआ। क्यों, क्योंकि हमने पॉइंटर की मदद से फंक्शन को कॉल किया है। सिंटैक्स आपको याद रखना है कि एक फंक्शन पॉइंटर कैसा होता है और एक नॉर्मल वेरिएबल पॉइंटर कैसा होता है। ठीक है, तो ये लाइन पे सारा खेल था। अब हम क्या करते हैं, इसे और क्लियरली समझने के लिए हम दो फंक्शन क्रिएट करेंगे। मतलब एक तो ऑलरेडी है, एक और क्रिएट करते हैं। यहाँ पे void टाइप का फंक्शन, सिंपल प्रोग्राम बना रहे हैं हम, एक मॉड्यूल और ऐड करेंगे, नया फंक्शन, फंक्शन 2 बना लिया है। अब यहीं पे सेम लाइन में हम डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि हमारा दूसरा फंक्शन भी void टाइप का ही है, तो हम यहाँ पर भी एक और पॉइंटर बनाएंगे, पॉइंटर q बना लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद लगाना होगा हमें पैरेंथेसिस, क्योंकि ये एक फंक्शन को पॉइंट करेगा। नाउ इस स्टेटमेंट के बाद में हम पास करते हैं q में फंक्शन 2 को। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल सेम टू सेम है। हमने p में फंक्शन 1 को पास किया, इट मीन्स जो p पॉइंटर है, फंक्शन पॉइंटर, वो फंक्शन 1 को पॉइंट कर रहा है, और अब q जो है वो फंक्शन 2 को पॉइंट करेगा। वैसे ही हम फंक्शन पॉइंटर यानी पॉइंटर टू फंक्शन जो है उससे कॉल करेंगे फंक्शन 2 के लिए। तो फंक्शन पॉइंटर फंक्शन 2 के लिए क्या है, q है। ठीक है, तो हम जैसा हमने डिक्लेयर किया था हम उसे वैसा ही यहाँ पर कॉल कर लेंगे। सो दिस नाउ अभी हमें फंक्शन की बॉडी लिखनी होगी। हम इसे एज इट इज़ कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। सिर्फ यहाँ पर हमें नाम चेंज करना है। ठीक है, और यहाँ बॉडी में जो मैसेज है वो फंक्शन 2 के लिए। नाउ दिस इज़ कंप्लीट, कोई एरर नहीं है, कहीं पर कोई लाइन शो नहीं कर रही है। ठीक है, अब अगेन एक नया टर्मिनल लेंगे और हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे। सी, दो आउटपुट्स आए। एक आउटपुट आया दिस इज़ अ पॉइंटर टू फंक्शन 1, मतलब हमने ये पॉइंटर p पैरेंथेसिस जो कॉल किया था फंक्शन पॉइंटर, उससे हमें ये आउटपुट मिला। क्यों, क्योंकि
इसने कॉल कर दिया फंक्शन 1 को इस पॉइंटर ने, और ये क्यू पॉइंटर ने कॉल कर दिया फंक्शन 2 को। तो आपको ये समझ में आया होगा कि हम पॉइंटर की मदद से फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। दिस इज़ कॉल्ड पॉइंटर टू फंक्शन। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि पॉइंटर टू फंक्शन कैसे वर्क करता है। एक बार बस मैं आपको रिकॉल कर दूं कि बस आपको एक चीज़ याद रखनी है कि पॉइंटर टू फंक्शन डिक्लेयर करने के टाइम पे सबसे पहले आप टाइप लिखेंगे, और टाइप उसी टाइप का होना चाहिए जिस टाइप का फंक्शन है। ओके, देन आप पैरेंथेसिस स्टार्ट करेंगे, इसके अंदर में आप इंडायरेक्शन सिंबल लगाएंगे, फिर पॉइंटर का नेम लिखेंगे, पॉइंटर नेम, और पैरेंथेसिस बंद होगा, और लास्ट में एक सेट ऑफ पैरेंथेसिस लगाना है जो ये दर्शाएगा कि ये एक क्या है, पॉइंटर टू फंक्शन। ओके, सो दिस इज़ हाउ पॉइंटर टू फंक्शन वर्क्स। फंक्शन रिटर्निंग पॉइंटर को जानेंगे कि फंक्शन ऐसा फंक्शन जो कि पॉइंटर रिटर्न कर रहा है, मतलब इसको आप ध्यान से समझिए कि यहाँ पर देखेंगे इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अ फंक्शन कैन रिटर्न पॉइंटर ऑल्सो। जैसे कि जब हम कोई भी फंक्शन लिखते हैं तो हम प्रोटोटाइप में एक नॉर्मल उसका रिटर्न टाइप देते हैं, फॉर एग्जांपल इंटीजर, और फिर एक नाम देते हैं, फॉर एग्जांपल फंक्शन 1, और यहाँ पे कुछ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं या तो आर्ग्यूमेंट्स नहीं भी होंगे, ठीक है। लेकिन ये जो फंक्शन रिटर्निंग पॉइंटर है, तो क्योंकि ये पॉइंटर रिटर्न कर रहा है इसलिए एक स्पेशल टाइप का पॉइंटर होगा। तो यहाँ पर आप इसके जनरल फॉर्म में यानी कि सिंटैक्स में आप देखेंगे कि एक रिटर्न टाइप तो रहेगा ही कि किस टाइप का पॉइंटर ये रिटर्न करने वाला है, साथ में हमको यहाँ पे इंडायरेक्शन ऑपरेटर को ज़रूर यूज़ करना है, क्योंकि ये हम बता रहे हैं कि ये ऐसा फंक्शन है जो कि पॉइंटर रिटर्न कर रहा है। जैसे जब हम पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं तब भी हम इंडायरेक्शन ऑपरेटर का यूज़ करके ऐसा कुछ करते हैं, फॉर एग्जांपल इंटीजर, ये पॉइंटर p। वैसे ही जब हम ऐसा फंक्शन बना रहे हैं जो कि पॉइंटर रिटर्न करने वाला है, तो हमें फंक्शन नेम और जो उसका रिटर्न टाइप है उसके बीच में इंडायरेक्शन ऑपरेटर को स्पेसिफाई करना ज़रूरी है, तभी कंपाइलर समझेगा कि ये ऐसा फंक्शन है जो कि क्या रिटर्न करेगा, फंक्शन रिटर्निंग पॉइंटर, मतलब फंक्शन एड्रेस को रिटर्न करेगा और मेन बॉडी में कोई पॉइंटर उसको कैच करेगा, ठीक है। और वैसे इसकी कुछ आर्गुमेंट लिस्ट होंगी, यानी कि यहाँ पे हम पैरामीटर्स पास करेंगे जैसे रिक्वायरमेंट होगी। देन अंदर यहाँ पे बॉडी ऑफ द फंक्शन होगा जो कि एक आम फंक्शन में होता है, मतलब जो भी इसका बॉडी होगा, और यहाँ रिटर्न स्टेटमेंट जो है, रिटर्न जब हम यहाँ पर कर रहे हैं तो यहाँ से हम पॉइंटर को रिटर्न करेंगे, यानी एड्रेस को रिटर्न करेंगे। चलिए आगे इसका जो प्रोग्राम है इसको समझते हैं। देखिए इस पार्ट में ये वाला जो पार्ट है ये है फंक्शन का डिक्लेरेशन, और यहाँ पर आपने देखा इस लाइन में कि हमने यहाँ पर ये एक इंडायरेक्शन ऑपरेटर जो है इसको हमने स्पेसिफाई किया हुआ है। तो ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन का काम क्या होगा कि ये एक ऐसे पॉइंटर को रिटर्न करेगा जो कि इंटीजर टाइप के अदर वेरिएबल को पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। अब क्योंकि एक फंक्शन एड्रेस को रिटर्न करने वाला है, तो मेन बॉडी में उस एड्रेस को एक्सेप्ट करने वाली चीज़ भी इंटीजर टाइप की होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे इंटीजर पॉइंटर p, ये एक यहाँ पे वेरिएबल पॉइंटर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट में हम p इज़ असाइंड बाय फंक्शन 1 को हमने यहाँ पे कॉल कर लिया। मतलब सबसे पहले आप इस पार्ट को देखिए, ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा, जैसे ही इस पार्ट पे पहुँचेगा तो जो प्रोग्राम का फ्लो है वो फंक्शन की बॉडी पे जंप करेगा, ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ पर हमने एक स्टैटिक वेरिएबल बनाया हुआ है इंट x इज इक्वल टू, यानी इंट x, और इसको डिक्लेरेशन के टाइम पे इनिशियलाइज कर दिया है असाइन विथ 20, ठीक है। और रिटर्न स्टेटमेंट में एड्रेस ऑफ x, यानी कि देखिए स्टैटिक टाइप का एक x नाम का इंटीजर टाइप का वेरिएबल बना हुआ है जिसमें हमने 20 डाल दिया है। इसका व्हाट्सएवर एक एड्रेस होगा, तो ये एड्रेस को हम रिटर्न कर रहे हैं कहाँ, ये यहाँ से, यानी जहाँ पे फंक्शन ये सारी ये एग्जीक्यूशन परफॉर्म करने के बाद जब लौटेगा तो आप इस लाइन को रिप्लेस कर दीजिए एड्रेस ऑफ x से, ठीक है। मतलब फंक्शन 1 जब कॉल हुआ बॉडी में गया और यहाँ से रिटर्न क्या किया, एड्रेस ऑफ x। सो अभी p में कुछ भी इनिशियलाइज नहीं था, देखिए हमने p को डिक्लेयर किया, देन p इज इक्वल टू, यानी p इज असाइंड विथ फंक्शन 1, ओके। तो जैसे ये एग्जीक्यूट होगा तो आप इसे ऐसा समझ सकते हैं, p असाइंड विथ एड्रेस ऑफ x, ठीक है। अब एड्रेस ऑफ x क्या है, 111। सो p जो कि हमने पॉइंटर मेन बॉडी में बनाया था ये p हो गया, अब इसमें है 111। सो इसका मतलब यही हुआ कि p इज़ नाउ पॉइंटिंग टू x। सो नेक्स्ट जो यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट दिए हुए हैं
ये जो प्रिंट स्टेटमेंट दिए हुए हैं इनसे अब हम क्या क्या प्रिंट कर रहे हैं देखिए। सबसे पहले स्टेटमेंट में हम सिर्फ p को प्रिंट कर रहे हैं, मतलब p की वैल्यू, क्योंकि p की वैल्यू एक एड्रेस है, दैट इज़ वाई हम यहाँ पे %u एज अ फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट में हम पॉइंटर p स्पेसिफाई कर रहे हैं। पॉइंटर p का मतलब क्या है, अभी हमने देखा p इज़ अ पॉइंटर टाइप ऑफ वेरिएबल जिसमें क्या आ गया है, एड्रेस ऑफ x। सो ये पॉइंट कर रहा है 111 x को, और x में क्या है 20। ठीक है, तो पॉइंटर p का मतलब जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में बताया कि अगर सिर्फ p लिखा हुआ है तो p की वैल्यू, और अगर पॉइंटर p लिखा हुआ है तो मतलब p जिसको पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू, मतलब x की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आंसर आना चाहिए, ये फर्स्ट इस प्रिंट स्टेटमेंट से हमें एड्रेस मिलेगा और इस प्रिंट स्टेटमेंट से x की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो इसमें कोई भी बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है कि ये फंक्शन ऐसा फंक्शन है जो कि पॉइंटर रिटर्न कर रहा है, यानी कि एड्रेस रिटर्न कर रहा है। इस स्टेटमेंट में सारा खेल है। यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, फंक्शन 1 को कॉल कर लिया है p को असाइन करते हुए। तो पहले फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन कॉल हुआ तो फंक्शन बॉडी में जंप किया। सिंपल सा यहाँ पर लॉजिक है, स्टैटिक इंट टाइप का x नाम का एक वेरिएबल है जिसको हमने 20 से इनिशियलाइज कर लिया है, और फिर हमने उस x के एड्रेस को रिटर्न कर लिए। क्यों, क्योंकि ये आप देखेंगे ये बिकॉज दिस इज़ अ फंक्शन विच इज़ रिटर्निंग पॉइंटर, तो ये एड्रेस चला जाएगा इस जगह पे रिप्लेस हो जाएगा और एड्रेस चल जाएगा p में। एंड देन सिंपल प्रिंटर फंक्शंस हैं जो कि एक p की वैल्यू को प्रिंट कर रहा है और दूसरा p जिसे पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू को प्रिंट कर रहा है। ओके, चलिए लेट अस एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम। सो देखिए ये वही प्रोग्राम है जैसे फंक्शन जो है वो पॉइंटर को रिटर्न कर रहा था, सेम प्रोग्राम जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इसे बस एग्जीक्यूट करेंगे हम। तो दोनों में क्या आंसर आना चाहिए, इस प्रिंटफ से क्या आना चाहिए, एड्रेस आना चाहिए, और इस प्रिंटफ से x की वैल्यू आनी चाहिए। लेट अस एग्जीक्यूट इट। सी, यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला जो प्रिंटफ स्टेटमेंट है उससे हमें एड्रेस वैल्यू मिल गई और दूसरे स्टेटमेंट से हमें x की वैल्यू मिल गई। मतलब पहला जो है वो x का एड्रेस है जो कि p में एज अ वैल्यू डला हुआ है, और दूसरा जो है पॉइंटर p के थ्रू आया, मतलब p जिसे पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू मतलब x की वैल्यू। तो हुआ क्या यहाँ पे, बस इतना याद रखना आपको, फंक्शन रिटर्निंग पॉइंटर में आपको जब आप कोई ऐसा फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं जो कि पॉइंटर रिटर्न करने वाला है, तो आपको यहाँ पर इंडायरेक्शन ऑपरेटर स्पेसिफाई करना ज़रूरी है उसको डिक्लेयर करने के टाइम पे। ठीक है, देन फंक्शन बॉडी में जब हम रिटर्न करेंगे तो एड्रेस रिटर्न करेंगे, और यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, एक पॉइंटर वेरिएबल लिया हुआ है जिसमें हम उस एड्रेस को पास कर दे रहे हैं। एड्रेस पासिंग कैसे हो रही है, फंक्शन को कॉल करने से, क्योंकि वही फंक्शन जो है एड्रेस को लेकर आ रहा है। ठीक है, तो दिस इज हाउ फंक्शन रिटर्निंग पॉइंटर वर्क्स। सो जिस तरीके से हम एक नॉर्मल एरे डिक्लेयर करते हैं नॉर्मल वेरिएबल्स का, उसी तरीके से हम यहाँ पर एरे ऑफ पॉइंटर्स यानी पॉइंटर्स का एरे भी हम डिक्लेयर कर सकते हैं। अब वो कैसे करना है हम देखते हैं। तो सबसे पहले ये देख लेंगे कि इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी कैन यूज़ एरे ऑफ पॉइंटर्स लाइक वी डू फॉर एरे ऑफ नॉर्मल वेरिएबल्स, यानी नॉर्मल वेरिएबल्स का जैसा एरे हम बनाते हैं वैसे हम पॉइंटर्स का एरे भी बना सकते हैं। यानी कि एक कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन एलोकेट होती है, वहाँ पे पॉइंटर्स स्टोर होंगे। ठीक है, पॉइंटिंग वैल्यूज यानी कि एड्रेस। इन दिस केस एलिमेंट्स ऑफ एरे आर लिस्ट ऑफ एड्रेसेस, यानी उस नॉर्मल वेरिएबल के एरे में एलिमेंट्स होते हैं उस टाइप के, लेकिन जब हम कोई पॉइंटर टाइप का एरे बना रहे हैं यानी कि एरे ऑफ पॉइंटर्स, तो उसमें क्या होंगे, लिस्ट ऑफ एड्रेसेस होंगे उसकी वैल्यूज, तो पॉइंटिंग टू सिमिलर टाइप ऑफ अदर वेरिएबल्स। अब इसका सिंटेक्स क्या है, सबसे पहले टाइप होगा, देन पॉइंटर यानी इंडायरेक्शन ऑपरेटर, देन उस एरे का नाम और उसका साइज़। तो इसको एग्जांपल हम कैसे ले सकते हैं, जैसे कि हमने एक इंटीजर टाइप का ये पॉइंटर एरे ऑफ पॉइंटर बनाया, ये जैसे हमने p नाम दे दिया उस एरे का और उसमें हमने साइज़ दे दिया इस तरीके से। तो इस तरीके से आप एक एरे ऑफ पॉइंटर डिक्लेयर करेंगे। इसे समझते हैं एक प्रोग्राम से, इसे हम अभी एग्जीक्यूट भी करके देखेंगे। ठीक है, मेन बॉडी में देखेंगे, ये बिल्कुल जैसा मैंने आपको डिक्लेरेशन बताया था वैसे ही किया हुआ है, इंट पॉइंटर p और फिर यहाँ साइज़ दिया हुआ है। देन हमने यहाँ पर इस लाइन में क्या किया हुआ है, इंट और
तीन इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स बनाए हैं एक्स वाई जेड, जिनको डिक्लेरेशन के टाइम पे ही हमने इनिशियलाइज कर दिया है कुछ वैल्यूज से, जो कि 10, 20, 30, यानी कि एक्स वाई और z नाम के ये तीन मेमोरी एलोकेट होंगी जो कि इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ को होल्ड करेंगे। इनमें है 20 एंड 30। ठीक है, अब इनका कुछ एड्रेस हो सकता है 113, 116, कुछ भी हो सकता है। नाउ देखिए, अब जब ये इंटीजर पॉइंटर p3 ये हुआ है, इसका मतलब डिक्लेयर कैसा हुआ होगा, ये एक p होगा और ये ऐसी मेमोरी कंटीजियस मेमोरी एलोकेट हुई होगी इस तरह से, ये तीन एलिमेंट्स की। यहाँ पे तीन साइज दिया हुआ है, मतलब इंडेक्स कैसा होगा 0, 1 एंड 2। इसको हम कैसे पढ़ते हैं, p0, यानी इंडेक्स की बात कर रहे हैं, ये p1 एंड p2। तो ये हो गए हमारे तीन एलिमेंट्स। नाउ हम क्या कर रहे हैं, ये जो नेक्स्ट स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आप ये इस पे ध्यान मत दीजिएगा, ये कुछ गलत टाइप हो गया है यहाँ पर, डोंट लुक एट दैट। ठीक है, सो यहाँ पर p0 में, यानी कि जो arrayf पॉइंटर है p, उसके 0th एलिमेंट में हमने एड्रेस ऑफ x डाल दिया। सो ये जो 111 इसका एड्रेस है, ये यहाँ पर होगा। इट मीन्स ये जो एरे है पॉइंटर, एरे ऑफ पॉइंटर, उसका पहला एलिमेंट पॉइंट करता है किसको, x को। जो नेक्स्ट लाइन में हमने p ऑफ 1, यानी कि जो p1 इंडेक्स है उसमें हमने एड्रेस ऑफ y डाल दिया है, मतलब 113। सो एरे ऑफ पॉइंटर p का p1 इंडेक्स जो है वो पॉइंट कर रहा है y को, ये y को पॉइंट कर रहा है। वैसे ही हमने p2 में z का एड्रेस डाल दिया, इट मीन्स 116। ओके, इस तरीके से ये हमने पॉइंटर्स ऑफ एरे में जो लिस्ट ऑफ एड्रेस है, यानी कि पॉइंटर में जो वैल्यूज़ हैं वो हमने डाल दी, यानी कि एड्रेस ऑफ 3 वेरिएबल्स उनके रेस्पेक्टिव इंडेक्सेस में। नाउ नेक्स्ट पार्ट में हम एक फॉर लूप चला रहे हैं, जिसमें हम i जो है, यहाँ पे देखिए हमने i को भी डिक्लेयर किया हुआ है, i को हमने कंट्रोल वेरिएबल के रूप में यूज़ कर रहे हैं, जो कि हमें लूप में गो थ्रू करेगा। ठीक है, i इज़ इनिशलाइज्ड विद 0, तो i चलेगा लेस देन 3 तक के, एंड देन i प्लस प्लस होगा। तो देखिए सब, अभी i में क्या है, करंटली है i में 0, ओके, और i इज़ लेस देन 3, कंडीशन ट्रू, तो नीचे आएगा वैल्यू ऑफ वेरिएबल पॉइंटेड बाय p%d में। देखिए ये i में क्या है अभी 0, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, p ऑफ 0, और फिर इक्वल टू प्रिंट होगा ये वाला, और फिर %d में क्या आ जाएगा, पॉइंटर p ऑफ i। पॉइंटर p ऑफ i मतलब पॉइंटर p ऑफ 0। पॉइंटर p ऑफ 0 मीन्स क्या है, p ऑफ 0 पॉइंटर यानी किसको पॉइंट कर रहा है, x को, तो यहाँ पर आएगा 10। ठीक है, वैसे ही ये एग्जीक्यूट हुआ, i प्लस प्लस करेगा, देन यानी i की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई। अब i की वैल्यू क्या है, अब i की वैल्यू है 1, i की वैल्यू इज नाउ 1, 1 इज अगेन लेस देन 3, अगेन इसे प्रिंट करेगा वैल्यू ऑफ वेरिएबल पॉइंटेड बाय, नाउ p ऑफ i मीन्स p ऑफ 1। ठीक है, p ऑफ 1 इज इक्वल टू, p ऑफ 1 में क्या है, p ऑफ 1 जो है पॉइंटर p ऑफ 1 इज पॉइंटिंग टू y, सो ये हो गया 20। आप हमेशा याद रखें, मैं आपको बताता हूँ, अगर पॉइंटर p लिखा है और सिर्फ p लिखा है तो क्या है, पॉइंटर p मतलब p जिसे पॉइंट कर रहा है, और p मतलब p की वैल्यू। पॉइंटर p मतलब वो किसी वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है, और वो पॉइंट कैसे कर रहा है, एड्रेस से, तो वो रहेगा p में। ठीक है, नाउ अगेन इटरेट करेगा आगे, i प्लस प्लस हो गया और इट विल बिकम, नाउ i की वैल्यू हो जाएगी 2, ये आप ध्यान रखेंगे, i की वैल्यू 2 हो गई है, 2 इज अगेन लेस देन 3, तो फिर नीचे आएगा वैल्यू ऑफ वेरिएबल पॉइंटेड बाय p ऑफ 2। ठीक है, नाउ p ऑफ 2 किसको पॉइंट करता है, z को, तो z में है 30, सो हमारा आउटपुट कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, चलिए इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सो दिस इज़ द सेम प्रोग्राम, बस आपको ये यहाँ पे देखना है ना, प्रिंट एफ फंक्शन कैसे लिखना है आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, आप ये पॉइंटर वैल्यू जो है इस पे ध्यान देंगे। ठीक है, सारा ही कुछ वही है, हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं।
सी वैल्यू ऑफ वेरिएबल पॉइंटेड बाय p0 इज 10, मतलब p0 में जो वैल्यू है वो पॉइंट कर रहा है x को, और x का वैल्यू आ गया 10। तो हम यहाँ पे ये प्रिंट करा रहे हैं कि एरे ऑफ पॉइंटर में जो पॉइंट लिस्ट ऑफ एड्रेसेस हैं वो किन किन वेरिएबल्स की हैं। सो वैल्यू ऑफ वेरिएबल पॉइंटेड बाय p0 इज 10, देन p1 इज 20 एंड p2 इज 30। तो हमने क्या किया, हमने एरे ऑफ पॉइंटर डिक्लेयर किया, देन उसमें जब हमने पॉइंटर कैसा इंटीजर टाइप का डिक्लेयर किया है, तो ऑब्वियसली उसमें जो हम एड्रेस पास करने वाले हैं वेरिएबल्स का वो भी इंटीजर टाइप के होने चाहिए। वैसे ही हमने यहाँ पर जो किया था, ये देखिए, ये जो है हमने एरे का एक मेमोरी रिप्रेजेंटेशन बनाया हुआ है, तो हमने उसके रेस्पेक्टिव इंडेक्सेस में हमने एड्रेसेस को पास कर दिया। सो ये जो लिस्ट ऑफ पॉइंटर्स हैं ये अपने रिस्पेक्टिव वेरिएबल्स को पॉइंट कर रहे हैं, उसी के ज़रिए हमने यहाँ पे प्रिंटिंग परफॉर्म की है। नाउ अगर मैं ये जो पॉइंटर है, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर इस जगह पे देखेंगे ये जो दिख रहा है, अगर आप सिर्फ पॉइंटर p लिखते हैं या फिर आप सिर्फ p लिखते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है। अभी हमने पॉइंटर p लिखा हुआ था तो हमारे पास पॉइंटर p मतलब p जिसे पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यूज़ आई, ठीक है, मतलब उन वेरिएबल्स की वैल्यूज़ आई जिन्हें p के जो वो इंडेक्सेस हैं वो पॉइंट कर रहे हैं। नाउ अगर मैं ये जो पॉइंटर है इसको हटा दूँ एंड देन इसे सेव करूँ तो क्या आएगा, तो हमारे पास आउटपुट में आएंगे एड्रेसेस, क्योंकि हम एरे की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं, ना कि उन एरे में जो पॉइंटर्स स्टोर हैं वो जिन्हें पॉइंट कर रहे हैं उसकी वैल्यू। ठीक है, अगेन रन करते हैं इसे। सी, सो नाउ वी हैव एड्रेसेस हियर। ओके, ये हमारे पास एड्रेसेस हमें मिल गए हैं। क्या हुआ ये समझे आपको, पॉइंटर p और सिर्फ p में क्या फ़र्क है ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप नॉर्मल वेरिएबल्स का जो एक एरे होता है उसी तरह से आप पॉइंटर वेरिएबल्स का एरे भी डिक्लेयर कर सकते हैं। पॉइंटर टू एरे को समझते हैं। बेसिकली जब भी हम कोई एरे डिक्लेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम उसका टाइप डिक्लेयर करते हैं, देन हम उसका नाम, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम अल्फ़ा नाम का एक एरे बना रहे हैं, देन सबस्क्रिप्ट में हम यहाँ पर उसका साइज़ देते हैं, देन हम उसे इनिशलाइज भी कर सकते हैं कुछ इस तरह से। ओके, तो ये हो गया हमारा एरे डिक्लेरेशन विथ इनिशियलाइजेशन। तो जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है तो क्या होता है, ऐसा एक कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन जो है वो एलोकेट होता है मेमोरी में, और ये 0 1 2 3 4 इंडेक्स में अल्फ़ा नाम का एक एरे डिक्लेयर हो जाता है और यहाँ पे रेस्पेक्टिव वैल्यूज़ आ जाती हैं। ओके, और इनके कुछ एड्रेस भी होते हैं हर एक लोकेशन के, फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह से। जस्ट फॉर इंस्टेंस हमने ये एग्जांपल के रूप में लिया है। तो अब आपको एक बात ये याद रखनी है कि जब भी हम कोई एरे डिक्लेयर करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर अल्फ़ा नाम का एरे डिक्लेयर किया है, तो कंपाइलर अल्फ़ा नाम के ही एक कांस्टेंट पॉइंटर को डिक्लेयर कर देता है। क्या कहा मैंने, अल्फ़ा, यानी कि जो आपका एरे का नाम है उसी नाम का एक कांस्टेंट पॉइंटर डिक्लेयर करता है, और उसमें क्या आ जाता है, जो एरे का सबसे पहला एड्रेस है, यानी कि दिस इज़ द बेस एड्रेस ऑफ दिस एरे। तो ये जो एड्रेस है ये आ जाएगा यहाँ पर। तो अल्फ़ा नाम का एक कांस्टेंट पॉइंटर जो है वो इसे पॉइंट कर रहा है। सो ये आपको याद रखना है पॉइंटर टू एरे समझने के लिए। क्या याद रखना है कि जब भी आप कोई भी एरे डिक्लेयर करते हैं, वो चाहे फ्लोट हो, चाहे वो डबल वैल्यूज़ का हो, चाहे वो कैरेक्टर वैल्यूज़ का हो या फिर इंटीजर टाइप्स का हो, तो जो भी नाम होता है एरे का, कंपाइलर उस नाम का एक कांस्टेंट पॉइंटर डिक्लेयर करता है। ठीक है, तो विच मीन्स कि वो पॉइंटर किसे पॉइंट करता है, एरे की सबसे पहले जो वैल्यू है उसको, यानी कि उसमें उस एरे का बेस एड्रेस है। ओके, तो इसे हम कैसे समझेंगे, नाउ अंडरस्टैंड दिस। हमने एक इंटीजर अल्फ़ा और उसका साइज़ 5 एंड देन हमने उसमें वैल्यूज़ को पुट किया। ओके, जल्दी से इसे समझते हैं। क्योंकि अल्फ़ा एक कांस्टेंट पॉइंटर डिक्लेयर हो जाता है, यानी कि एरे का नाम उस एरे का ही एक कांस्टेंट पॉइंटर होता है। सो हम इसे
पॉइंटर टू एरे के लिए कैसे समझेंगे, हम एक नया पॉइंटर बनाएंगे एंड देन सिंपली हम p में असाइन कर देंगे अल्फ़ा को, जैसा कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया था कि दिस अल्फ़ा पॉइंट्स टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे। इट मीन्स कि इस एरे का बेस एड्रेस उस कांस्टेंट पॉइंटर में है। ओके तो यहाँ पर क्या हुआ कि अल्फ़ा में क्या था, बेस एड्रेस मीन्स इस फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस, तो वो हमने पास कर दिया है p में, जो कि पॉइंटर टाइप ऑफ वेरिएबल है। सो p में भी अब क्या है, बेस एड्रेस ऑफ दिस, ये जो इसका फर्स्ट एलिमेंट है इसका बेस एड्रेस है, मतलब इस एरे का बेस एड्रेस है। ओके तो अब हम क्या कह सकते हैं कि दिस p जो कि एक पॉइंटर है, इट इज़ ऑल्सो पॉइंटिंग टू दिस एरे। सो नाउ हम जो अभी एक प्रोग्राम समझने वाले हैं, हम उसमें p जो कि एक नॉर्मल पॉइंटर वेरिएबल है और अल्फ़ा जो कि एक कांस्टेंट पॉइंटर वेरिएबल है। एक्चुअली आप उसे कांस्टेंट पॉइंटर वेरिएबल मत बोलिए, बिकॉज इट इज़ इम्प्लिसिटली बनता है। ये आपको याद रखना है कि ये जो है ये इम्प्लिसिटली क्रिएट होता है कंपाइलर के द्वारा, और ये हम एक्सप्लिसिटली क्रिएट कर रहे हैं, तो इट मीन्स ये यूज़र के द्वारा हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, तो ये जो वैल्यूज़ हैं इनको हम प्रिंट कराएंगे। एक तो हमारा जो नॉर्मल पॉइंटर वेरिएबल है जो कि पॉइंट कर रहा है इस एरे को, उसके द्वारा, और दूसरा हम प्रिंट कराएंगे कांस्टेंट पॉइंटर जो है हमारा अल्फ़ा, उसकी मदद से। तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि यहाँ पे हमें करना क्या है। तो चलिए VS कोड पर चलते हैं, पहले इस प्रोग्राम को लिखते हैं, देन हम एग्जीक्यूट करेंगे और समझेंगे कि हुआ क्या। सो नाउ चलिए ptrar.c हमारी फाइल का नाम है। अब हम सबसे पहले क्रिएट करते हैं एक एरे जिसका टाइप है इंटीजर और नाम है अल्फ़ा। सबस्क्रिप्ट में हम देते हैं 5 जो कि इसका साइज़ है, और हम इसे इनिशियलाइज़ भी कर रहे हैं साथ ही साथ। तो इसमें वैल्यूज़ डाल देंगे 50 तक। ओके ये कॉमा की ज़रूरत नहीं है। नाउ हम एक नॉर्मल पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, पॉइंटर p। ओके अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अल्फ़ा, ये जो अल्फ़ा है, जैसा कि मैंने आपको स्लाइड में बताया था कि ये जो अल्फ़ा है, क्योंकि एक अल्फ़ा एरे का नाम है और सी कंपाइलर एरे के नाम को ही, ध्यान से सुनिएगा, सी कंपाइलर एरे के नाम को ही एज अ कांस्टेंट पॉइंटर डिक्लेयर कर देता है और वो पॉइंटर उसी एरे को पॉइंट करता है। तो इस अल्फ़ा में बेस एड्रेस है, यानी कि ये जो 10 लिखा है ये इस एलिमेंट का एड्रेस है, यानी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अल्फ़ा इज़ इन अल्फ़ा कांस्टेंट पॉइंटर। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक असाइनमेंट करने वाले हैं। ये इस लाइन में क्या हुआ, अल्फ़ा जो कि कांस्टेंट पॉइंटर है उसमें जो एड्रेस है वो चला गया p में। तो इस लाइन से हमने क्या किया, वी मेड p टू पॉइंट अल्फ़ा, यानी अब हम क्या कर रहे हैं, p जो है वो अल्फ़ा एरे को भी पॉइंट कर रहा है और अल्फ़ा जो कि कांस्टेंट पॉइंटर है वो तो पॉइंट कर ही रहा है। तो यहाँ पे ये जो अल्फ़ा है ये हुआ इम्प्लिसिटली कंपाइलर ने किया, और ये जो p है ये हम एक्सप्लिसिटली कर रहे हैं यूज़र के द्वारा। ठीक है, ना जैसा मैंने आपको बताया था कि हम एक प्रिंट स्टेटमेंट देंगे, हम यहाँ लिखेंगे एक्सेसिंग अल्फ़ा वैल्यूज़ यूजिंग पॉइंटर वेरिएबल। यानी एक बार तो हम क्या करने वाले हैं कि ये जो पॉइंटर वेरिएबल हमने बनाया है उसकी मदद से हम एरे की वैल्यू को एक्सेस करेंगे। तो हम क्या, यहाँ क्या करना पड़ेगा, हमें एक फॉर लूप चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो फॉर लूप चलाने के लिए हमने ऊपर तो कोई भी वेरिएबल बनाया नहीं था, तो हम एक वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं i, इसको इनिशियलाइज कर देते हैं 0 से। ये i क्या करेगा, हमें हेल्प करेगा लूप में इटरेशन परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, मतलब एज अ कंट्रोल वेरिएबल। अब i को हम चलाएंगे लेस देन 5 तक। क्यों, क्योंकि 5 यहाँ पर एलिमेंट्स हैं और एरे का इंडेक्सिंग होता है 0 से शुरू। तो 5 अगर हम लिख रहे हैं तो 0 से 4 चलेगा। जैसे ही i 5 पर पहुँचेगा तो ये लूप टर्मिनेट हो जाना चाहिए, उस हिसाब से हम कर रहे हैं, और i को हम करेंगे इंक्रीमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे वैल्यूज़ printf। अब यहाँ पर हम लिखते हैं वैल्यू बाई पॉइंटर %d। मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगा कि मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ, इक्वल्स %d। ओके, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। अभी कहाँ से वैल्यूज़ आ रही हैं, सबसे पहली वैल्यू जो है i और कॉमा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पर पॉइंटर p प्लस i ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा समझते हैं।
इसका मतलब क्या हो रहा है, ये देखिए ये वाला जो पार्ट है %d, इसमें आएगा इस i का वैल्यू, और ये %d में आएगा इस पॉइंटर p प्लस i का वैल्यू। क्योंकि हमें एरे एलिमेंट में 1 बाय 1 आगे बढ़ना है ना, एक एक एलिमेंट को प्रिंट करना है, तो पॉइंटर प्लस, अगर हम पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर देते हैं तो वो स्केल फैक्टर के अकॉर्डिंग इंक्रीमेंट होगा, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में बताया है ना। हमें यहाँ पे इंक्रीमेंट करना है 1 बाय 1, यानी पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पॉइंटर p प्लस i की करंट वैल्यू फर्स्ट इटरेशन में क्या होगी 0, तो p प्लस आई मीन्स p में जो भी वैल्यू होगी प्लस 0 तो वही वैल्यू होगी, मीन्स पॉइंटर p यानी p जिसको पॉइंट कर रहा है सबसे पहले किसे पॉइंट कर रहा है 10 को। ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद में i प्लस प्लस हो जाएगा, मीन्स i हो जाएगा 1, तो i 1 होके क्या होगा, नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी p प्लस 1, है ना, i की वैल्यू 1 है तो p प्लस 1 यानी p की करंट वैल्यू जो थी उससे एक आगे बढ़ जाएगा, मतलब नेक्स्ट कंटीजियस लोकेशन जो है 20 वो प्रिंट हो जाएगा, मीन्स p प्लस 1, p की जो भी वैल्यू है उसके प्लस 1 जो वैल्यू आ रही है वो जिसे पॉइंट करती है, यानी किसे पॉइंट करती है 20 को। इसी तरीके से 50 तक चलेगा। ठीक है, ये वाला पार्ट हमने किस लिए लिखा, हम यहाँ पर एक ये भी लगा दें, नहीं तो वैल्यूज़ सही से नहीं आएंगी। ओके, न्यू लाइन कैरेक्टर। अब ये तो वैल्यूज़ आ रही हैं हमारी नॉर्मल पॉइंटर वेरिएबल p जो है उसकी मदद से। हम नेक्स्ट में करते हैं, इस पूरे कोड को यहाँ पे कॉपी करेंगे, ये कॉपी किया एंड यहाँ पर हमने पेस्ट किया। अब यहाँ पे एक्सेसिंग अल्फ़ा वैल्यूज़ यूजिंग पॉइंटर वेरिएबल लिखा है, हम यहाँ पे लिखेंगे कांस्टेंट पॉइंटर वेरिएबल। कांस्टेंट पॉइंटर वेरिएबल मतलब अल्फ़ा, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, ये जो p लिखा है इसकी जगह पे हमें अल्फ़ा लिख देना है, सॉरी अल्फ़ा, ये हमने अल्फ़ा लिख दिया, मीन्स अल्फ़ा पॉइंटर की मदद से करेंगे, और यहाँ पे भी हम लिख देते हैं अल्फ़ा। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि इसमें मैं आपको यहाँ पे पॉइंटर टू एरे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हम एक पॉइंटर की मदद से एरे को कैसे एक्सेस करेंगे। दूसरा मैं यहाँ पर आपको ये बता रहा हूँ कि कांस्टेंट पॉइंटर भी एरे को एक्सेस करता है, और कांस्टेंट पॉइंटर का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए कि एक्चुअली में वो है क्या। ठीक है, तो ये जो प्रोग्राम है ये हमारा ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं किया दूसरे फॉर लूप में, क्योंकि हमारा एरे वही है, हम जो प्रिंट करा रहे हैं वो भी वही चीज़ है। बस बात यह है, फ़र्क यह है कि फर्स्ट वाले फॉर लूप में हम क्या कर रहे हैं, नॉर्मल पॉइंटर वेरिएबल से हम उस एरे की वैल्यूज़ को प्रिंट करा रहे हैं। दूसरे वाले फॉर लूप में हम जो कांस्टेंट पॉइंटर मैंने आपको बताया था उसकी मदद से हम एरे की वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, इसको हम सेव करते हैं, एक नया टर्मिनल लेते हैं और हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, GCC, ये हो गया कंपाइल। अब हम इसे, ये हो गया कंपाइल, अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो सी वही वैल्यूज़ आई, देखिए वैल्यू बाई p0, तो अब इसे कैसे पढ़ेंगे, पॉइंटर, जैसे मतलब पॉइंटर जिस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है एट दैट टाइम 0 वाला, तो ये वही वैल्यूज़ आई। इसे थोड़ा ऊपर करते हैं। ओके, फर्स्ट पार्ट में देखिए एक्सेसिंग अल्फ़ा वैल्यूज़, यानी एक्सेसिंग अल्फ़ा एरे की वैल्यूज़ को हम एक्सेस कर रहे हैं पॉइंटर वेरिएबल की मदद से। ठीक है, ये देखिए पॉइंटर वेरिएबल की मदद से हमने किया था फर्स्ट लूप में, तो पॉइंटर की मदद से भी हमने वही चीज़ प्रिंट की है। दूसरे में हमने एक्सेसिंग अल्फ़ा वैल्यूज़ यूजिंग कांस्टेंट पॉइंटर वेरिएबल, तो भी हमारे पास वही वैल्यूज़ आई हैं, है ना। तो ये आपको इसमें दो चीज़ समझ में आई होंगी कि पॉइंटर टू एरे क्या है। दूसरा, जब हम कोई एरे डिक्लेयर करते हैं तो कंपाइलर इम्प्लिसिटली एरे के नाम को ही उस एरे का एज अ कांस्टेंट पॉइंटर डिक्लेयर कर देता है। इस लाइन का मतलब ये है कि एरे का बेस एड्रेस जो होगा, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट का जो एड्रेस होगा वो उस कांस्टेंट एरे में आ जाता है। और फिर हमने क्या किया, उस कांस्टेंट पॉइंटर की वैल्यू को हमने नॉर्मल पॉइंटर में ऐड कर दिया, असाइन कर दिया, और फिर हमने उन दोनों ही पॉइंटर्स की मदद से वैल्यूज़ को एक्सेस करके देखा। इससे हमें पॉइंटर टू एरे की वर्किंग समझ में आई। सो पॉइंटर टू पॉइंटर क्या होता है, जब हम कोई नॉर्मल वेरिएबल पॉइंटर बनाते हैं तो सबसे पहले हम इंटीजर x, फॉर एग्जांपल एक हमने इंटीजर टाइप का x नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया, देन उसी के लिए एक पॉइंटर डिक्लेयर किया, x में हमने कोई वैल्यू से इनिशियलाइज कर दिया, देन p में हम उस x का एड्रेस डाल देते हैं
तो ये इसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, दिस इज़ x समवेयर इन द मेमोरी, जिसका कोई एड्रेस होगा, इसमें हमने 10 डाला हुआ है, और यहाँ पर है p जो कि एक पॉइंटर वेरिएबल है, और इसमें है x का एड्रेस, सो दिस मीन्स दिस इज़ पॉइंटिंग टू x। ओके, लेकिन पॉइंटर टू पॉइंटर में क्या होता है कि वी विल हैव इंटीजर x, अ नॉर्मल वेरिएबल, पॉइंटर वेरिएबल, और एक पॉइंटर टू पॉइंटर मीन्स यहाँ पर हमें यूज़ करना होगा डबल इंडायरेक्शन, आई एम सॉरी p न्यू, इसको q ले लीजिए क्योंकि यू कैन नॉट हैव टू वेरिएबल्स विद सेम नेम, ये हो गया q। सो ये हो गया पॉइंटर टू पॉइंटर। नाउ अब क्या होगा, x में हमने 10 डाला है, p में हमने डाल दिया एड्रेस ऑफ x, एंड q में हमने डाल दिया एड्रेस ऑफ p। पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस हमने दूसरे पॉइंटर वेरिएबल में डाला जो कि है पॉइंटर टू पॉइंटर। नाउ ये हो क्या रहा है यहाँ पर, ये देखेंगे हम ऐसे, सो दिस इज हैपनिंग लाइक दिस, ये है एक हमारा नॉर्मल इंटीजर वेरिएबल, देन this is a pointer to this integer, okay, and next we have pointer to pointer। so इसमें है एड्रेस ऑफ x और यहाँ पर है एड्रेस ऑफ p, मतलब इस पॉइंटर का एड्रेस, मतलब इसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, दिस इज x, यहाँ पर है कोई वैल्यू फॉर एग्जांपल 10 और ये है इसका एड्रेस, देन वी हैव 111 एज द वैल्यू ऑफ p बिकॉज b इज पॉइंटिंग टू x। ओके, और इसका भी कोई एड्रेस हो सकता है 124 फॉर एग्जांपल, एंड वी हैव देन q, सॉरी यहाँ पर p2p है, p2p इज़ द पॉइंटर टू पॉइंटर विच इज़ पॉइंटिंग टू p, तो यहाँ पर होगा 124 और इस p2p का भी कोई एड्रेस होगा फॉर एग्जांपल 365, तो दिस p2p इज़ पॉइंटिंग टू p एंड दिस इज़ पॉइंटिंग टू x। सो अल्टीमेटली अगर आप x लिखें, आप पॉइंटर p लिखें, आप पॉइंटर p2p लिखें, ये सारी चीज़ें ही सेम हैं। अब हम इसे एक प्रोग्राम से समझते हैं, चलिए। सो हियर ये हमारा प्रोग्राम है, इसमें हमने सबसे पहले एक इंटीजर वेरिएबल बनाया है x, जिसे हमने इनिशियलाइज कर लिया है 10 एज अ वैल्यू से, और देन हमने एक पॉइंटर p, ये मैंने आपको समझाने के लिए एक लाइन में ही डिक्लेरेशंस नहीं किए हैं, अलग अलग लाइंस में किए हैं। देन हमने इंटीजर पॉइंटर p बनाया, एंड देन हमने इंटीजर पॉइंटर टू पॉइंटर बनाया हुआ है जिसमें हमें डबल इंडायरेक्शन ऑपरेटर का यूज़ किया है, जिसे हम मल्टीपल इंडायरेक्शन बोलते हैं। नाउ इसके आगे वाले जो स्टेटमेंट में हमने x का एड्रेस पास कर दिया है, और उसके आगे वाले स्टेटमेंट में हमने p का एड्रेस पास कर दिया है पॉइंटर टू पॉइंटर में। ठीक है, अब हम वैल्यूज़ को प्रिंट कराएंगे और उसी से समझेंगे हम कि अगर हम इंडायरेक्शन ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं तो क्या होता है, और अगर हम इंडायरेक्शन ऑपरेटर का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो क्या वैल्यू प्रिंट हो रही है। इससे हमें पॉइंटर टू पॉइंटर की वर्किंग समझ में आ जाएगी कि कौन किसे पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेटमेंट में हम एड्रेस ऑफ x प्रिंट कर रहे हैं। सबसे पहले आपको हर वीडियो में मैं ये बताता हूँ कि इफ़ पॉइंटर p लिखा है मीन्स पॉइंट, ये जो p है जिसे पॉइंट कर रहा है मतलब x, और अगर सिर्फ p लिखा हुआ है इट मीन्स वैल्यू ऑफ p, जो कि क्या है, एड्रेस ऑफ x। ओके, ये आपको दिमाग में रखना है हमेशा। सो अगर यहाँ पर एड्रेस ऑफ x प्रिंट करना है तो वी विल सिंपली स्पेसिफाई p। ओके, और अगर हमें एड्रेस ऑफ p स्पेसिफाई करना है तो एड्रेस ऑफ p किस में है, p2p, यानी कि जो पॉइंटर टू पॉइंटर है वो हमें इस लाइन से पता चलता है। ठीक है, एड्रेस ऑफ p अगर हमें प्रिंट करना है तो वो इस लाइन से आएगा। सो वी हैव p2p को हमने सिर्फ स्पेसिफाई किया क्योंकि वो एड्रेस एज अ वैल्यू स्टोर किया हुआ है। नेक्स्ट में हम वैल्यू ऑफ x प्रिंट कर रहे हैं पॉइंटर p की मदद से, और वैल्यू ऑफ x को प्रिंट कर रहे हैं पॉइंटर टू पॉइंटर की मदद से। हमने यहाँ पर मैंने आपको ये बताया था कि अगर आप सिर्फ x लिखें या आप पॉइंटर p लिखें या फिर आप पॉइंटर टू पॉइंटर लिखें, तीनों का मतलब ही सेम है। वही चीज़ हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर आप सिर्फ पॉइंटर p लिखते हैं तो क्या होगा, और अगर आप पॉइंटर टू पॉइंटर लिखते हैं तो क्या होगा। दोनों ही केसेस में हमें क्या मिलेगी, वैल्यू ऑफ x, राइट।
इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सो नाउ ये पार्ट में हमें गौर करना है कि कहाँ से क्या वैल्यू आ रही है। लेट अस एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम। सी, अब यहाँ पर आप देखिए कि पहले जो दो स्टेटमेंट्स हैं जिसमें हम एड्रेस ऑफ x और एड्रेस ऑफ p ले रहे हैं, ठीक है। तो एड्रेस ऑफ x जो है वो है p में, बिकॉज p इज़ अ पॉइंटर टू x, और एड्रेस ऑफ p है वो आ रहा है कहाँ से, p टू p से, बिकॉज इट इज़ अ पॉइंटर टू पॉइंटर। कौन सा पॉइंटर, p। ओके, देन उसके बाद की दोनों ही वैल्यू में हम x की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं। मतलब एक वैल्यू आ रही है पॉइंटर p को लिखने से और दूसरी वैल्यू आ रही है पॉइंटर p टू p को लिखने से। सो इससे आप ये समझिए, ये जो हमने यहाँ पर बनाया कि ये जो p टू p है इट इज़ इनडायरेक्टली पॉइंटिंग टू x, बिकॉज इसके पास किसका एड्रेस है, p का, जो कि x को पॉइंट कर रहा है। सो अगर आप x लिखें, पॉइंटर p लिखें, या पॉइंटर टू p टू p लिखें, ये सारा ही सेम है। ओके, सो दिस इज़ हाउ पॉइंटर टू पॉइंटर वर्क्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलेंगे इसके आगे के टॉपिक में एक नए वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग स्पर्धा ज्ञान।